नमस्कार दोस्तों। पिछली कुछ वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हैं उत्तराखंड के वन के संदर्भ में। ठीक है, हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े, वनों से संबंधित जो उत्तराखंड में आंदोलन चले हमने वो पढ़े, वनों के प्रकार पढ़े। ठीक है, और भी कुछ संबंधित बातें हमने पढ़ी। तो इनके अलावा भी और कुछ महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षाओं में पूछते हैं, तो आइए आज उस पर चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, 15वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट 2018 में आई। 15वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट 2018 में आई और इसके अनुसार उत्तराखंड में जो वनाच्छादन वाला एरिया है वो है 45.43। कितना वनाच्छादन वाला जो एरिया है 45.43। याद कर लीजिए इसको, वन आच्छादन वाला एरिया 45.43। वनाच्छादन समझ लो ना, यानी कि जो वन है उन्होंने कितने एरिया को कवर किया हुआ है, आच्छादित किया हुआ है, ढका हुआ है। आच्छादन मतलब ढकना, ठीक है, कवर करना। तो वनों ने किया हुआ है 45.43 और ये मैंने लगभग लिख दिया 24,000 वर्ग किलोमीटर एरिया। 45.43 अर्थात 24,000 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर किया हुआ है। वृक्ष आच्छादन, भाई वनों के अलावा और भी तो जगह वृक्ष हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह वृक्ष हैं। ठीक है, तो वृक्ष आच्छादन जो है उन्होंने कवर किया है 1.43%। देखिए यहाँ भी 43 है, यहाँ भी 43 है, तो ये है 45.43, ये है 1.43। आराम से याद हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 46.86। तो अगर आपसे पूछे परीक्षा में वनाच्छादन उत्तराखंड में कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए 45.43। कितना होना चाहिए वनाच्छादन, बताइए जरा। यस, 45.43। अगर आपसे पूछा जाए वृक्ष आच्छादन तो कितना होना चाहिए आंसर आपका, रिप्लाई कीजिए। यस, 1.43। और अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि वनाच्छादन प्लस वृक्ष आच्छादन कितना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 46.86। क्लियर। और जो ये तो हो गया 24,000 वर्ग किलोमीटर, और जो वृक्ष आच्छादन है वो है 767 वर्ग किलोमीटर। क्या है, 767 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए जो वनाच्छादन है उसको 3 कैटेगरी है उसकी। वनाच्छादन भाई बहुत सारे डेंस वन है, इनके पास घने वन है जिनके अंदर दिन में भी अंधेरा लगता है, ठीक है। कुछ है मध्यम मीडियम, और कुछ है ओपन खुले, यानी कि जो पेड़ हैं काफी बड़े बड़े गैप पर हैं, ठीक है। तो 3 हो गए, अति सघन, मध्यम सघन, अति सघन, मध्यम सघन और खुले वन। तो अति सघन जो है 20% है, ये 53 है और ये 26 है। याद कर लीजिए 20, 53, 26। अति सघन वन कितने प्रतिशत है बताइए जरा उत्तराखंड में। यस, वेरी गुड, 20%। मध्यम कितने हैं, मध्यम सघन, यस बताइए 53। और खुले वन कितने हैं, 26%, ठीक है। एक है रिकॉर्डेड वन क्षेत्र, इसको समझ लेते हैं। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र वो है जिसको राज्य सरकार ने क्या है, वन घोषित किया हुआ, भले ही उस पर बाद में वन है या नहीं है, तो वो क्या हो गया, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। वो क्षेत्र जिसको राज्य सरकार ने वन क्षेत्र घोषित कर दिया, चाहे उस पर वन है या नहीं है। आप अक्सर जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आता है लिखा हुआ 71.05%, ठीक है, भूभाग वाले वन, ठीक है ना, यानी कि वन कितने हैं, 71। तो वो जो लिखते हैं संपादकीय में आप देखते होंगे या अक्सर आता रहता है, वनों से संबंधित कोई भी बात होगी तो नॉर्मली ये डाटा आता रहता है। तो ये कितना है, 71%, यानी कि ये मान लिया गया है उत्तराखंड राज्य में जो वन है लगभग 71% हैं, ठीक है। इनका एरिया अगर देखें तो एरिया कितना हुआ इनका, 38,000 वर्ग किलोमीटर। कितना हुआ, रिप्लाई कीजिए, 38,000 वर्ग किलोमीटर। वन आच्छादन का एरिया कितना था, रिप्लाई कीजिए एक बार। यस यस यस, यू हैव टू डू रिप्लाई करेंगे, इंटरेक्शन बनेगा, आपको समझ में आएगा, देर तक दिमाग में याद रहेगा और एक व्यवहारिक स्टडी हो पाएगी। तो वन आच्छादन का एरिया कितना, 24,000 वर्ग किलोमीटर, और रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना हो गया, 38,000 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर ये पूछा जाए, कुछ और आंकड़े हैं, ठीक है, फैक्ट्स हैं। अगर ये पूछा जाए सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस जिले में है, बताइए जरा। यस,
ऑफ कोर्स किसमें, पौड़ी गढ़वाल में। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो है पौड़ी गढ़वाल में। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा वन क्षेत्र प्रतिशत में कहाँ है, प्रतिशत में पूछे तो नैनीताल। सबसे ज्यादा वन कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में। प्रतिशत में पूछे तो कहाँ है, नैनीताल में। सबसे ज्यादा वन पौड़ी गढ़वाल में और प्रतिशत में पूछे तो नैनीताल में। और सबसे कम कुछ भी पूछे, चाहे प्रतिशत पूछे चाहे नॉर्मल पूछे, वन क्षेत्र का है, तो आंख मीचकर उधम सिंह नगर लगा दीजिए। ठीक है, सबसे कम प्रतिशत में पूछे, सबसे कम पूछे, कुछ भी कम आए तो आंख मीचकर क्या करना है, उधम सिंह नगर। क्लियर। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र बताइए, रिप्लाई कीजिए यस पौड़ी गढ़वाल। प्रतिशत में यस, वेरी गुड, नैनीताल। और सबसे कम वन क्षेत्र या प्रतिशत में वन क्षेत्र कहां है, यस उधम सिंह नगर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सघन ये हमने पढ़े थे ना। अब अगर पूछे सबसे ज्यादा यानी कि मैक्सिमम अति सघन वन कहां है, मैक्सिमम अति सघन वन जो है नैनीताल में है। अति सघन वन जो है कहां है, नैनीताल में। अति सघन वन कहां है, नैनीताल। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए सर्वाधिक मध्यम सघन वन कहां है, सर्वाधिक मध्यम सघन वन पौड़ी गढ़वाल। सर्वाधिक मध्यम सघन वन कहां है, पौड़ी गढ़वाल। और वही सबसे कम कहां होंगे, आंख मीचकर उधम सिंह नगर। आगे बढ़ते हैं। फिर सर्वाधिक खुले वन कहां है, पौड़ी गढ़वाल। सबसे कम कहां, उधम सिंह नगर। तो जो मध्यम और खुले से संबंधित कुछ भी पूछे, मध्यम पूछे या खुले पूछे, मध्यम पूछे या खुले पूछे, तो ज्यादा पूछे तो पौड़ी गढ़वाल और कम पूछे तो उधम सिंह नगर। ठीक है जी। और अति सघन पूछे तो कहां, नैनीताल। अति सघन पूछे तो कहां, नैनीताल। ओके जी, क्लियर। अति सघन नैनीताल और मध्यम या खुले पूछे तो पौड़ी गढ़वाल और कम पूछे तो उधम सिंह नगर। क्लियर। मैंने देखिए इस तरह से लिखने का प्रयास किया है आपको, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, सब डाटा बुक में है, बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है, नेट पर भी लिखा है, बट इस तरह मैंने आपको ये प्रयास किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस डिफरेंस यही है, बाकी सब चीज़ बुक में आपको आराम से मिल जाएगी, गूगल में मिल जाएगी। लेकिन इसको आप देखेंगे, एक बार वीडियो देखेंगे तो बड़े आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत ही सरल लगेगा, फटाफट याद भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा झाड़ी पूछे तो कहां है, टिहरी गढ़वाल। सबसे ज्यादा झाड़ी कहां है, टिहरी गढ़वाल। ओके, रिप्लाई कीजिए सबसे ज्यादा झाड़ी कहां है, यस। अगर ये पूछा जाए कि कुल वन क्षेत्र का देखिए जो ज्यादा भाग है, कुल वन क्षेत्र का जो ज्यादा यानी कि 60% भाग जो है गढ़वाल मंडल में, और बाकी यानी कि 40 के आसपास कहां है, कुमाऊं मंडल में। गढ़वाल मंडल में अगर ये पूछे सर्वाधिक वन प्रतिशत में कहां है, प्रतिशत में पूछे या नॉर्मली पूछ ले सर्वाधिक वन कहां है, तो एक ही है, कौन सा, पौड़ी गढ़वाल। कौन सा, पौड़ी गढ़वाल। और कुमाऊं मंडल में पूछे तो क्या आएगा, नैनीताल। कुमाऊं मंडल में सबसे ज्यादा वन नैनीताल, और गढ़वाल मंडल में पौड़ी गढ़वाल, चाहे प्रतिशत में पूछे या नॉर्मली पूछे। अब देखिए ये पूछता है कि किस नदी के बेसिन में, किस नदी के बेसिन में सबसे ज्यादा वन है, किस नदी के बेसिन में प्रतिशत में। तो किस नदी बेसिन समझते ना भाई, नदी तो बह रही है लेकिन नदी क्या है, अपना एक एरिया बना देते हैं ऐसे भाई, यहां नदी बह रही है, ठीक है ना, ये नदी बह रही है, जब ये उफान पर होती है, बरसात में पानी बहुत ज्यादा होता है तो यहां तक फैल जाती है, ठीक है ना, आस पास तक पानी, ठीक। और फिर उसके बाद धीरे धीरे सिकुड़ जाती है। लेकिन जो ये बेसिन हो गया, ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, बेसिन, तो यहां बहुत सारे वृक्ष लग जाते हैं, ठीक है, कुछ अपने आप प्रकृति के हिसाब से लग जाते हैं, ठीक, या कुछ लोग, हम लोग भी लगाते हैं, मनुष्य लोग भी लगाते हैं, बहुत सारे समाज सेवी है। विशेष रूप से हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण के प्रति बहुत ही ज्यादा जागरूक है, विशेष रूप से हिमालय को लेकर, चाहे विश्वेश्वर दत्त सकलानी हो या और बहुत सारे।
ओके, तो ये बनाती है टोन्स। कौन सी? टोन्स, या अनिल प्रकाश जोशी, सॉरी नाम याद नहीं आ रहा था, चाहे श्री अनिल प्रकाश जोशी, उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया पर्यावरण के लिए। और भी बहुत सारे हैं, जब हमने वन आंदोलन पढ़े थे ना, बहुत सारे नाम लिए थे। तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है नदी बेसिन में किसमें है? टोन्स में, 77%। कितना? 77%। तो टोन्स नदी याद कर लीजिए, भले ही 77% याद करें ना करें, लेकिन टोन्स जरूर याद कर लीजिए। अच्छा, हमारे जो उत्तराखंड में जो एक वृक्ष है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है बांज वृक्ष। कौन सा? बांज। यस, ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसको क्या बोलते हैं? वनदान भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वनदान, यानी कि वन की कृपा है। वन की क्या है? लोगों पर एक कृपा, और वो क्या है? बांज। और विशेष रूप से जो सफेद वाला है, जो सफेद वाला है बांज का वृक्ष, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व में इसकी 40 प्रजातियां पाई जाती है। पूरे विश्व में बांज वृक्ष की 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, और उनमें से 5 अकेले हमारे उत्तराखंड में है। 5 अकेले हमारे उत्तराखंड में है। ओके, 5 हमारे उत्तराखंड में। ये शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। क्लियर? हमने पढ़ा था जब वनों के प्रकार पढ़े थे, तो ये पढ़ा था, शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। और इसका वानस्पतिक नाम याद कर लीजिए, कवरकस। कवरकस ल्यूकोटा इकोफोरा। बोलिए मेरे साथ एक बार, कवरकस। बोलिए, यस, कवरकस ल्यूकोटा इकोफोरा। कवरकस ल्यूकोटा इकोफोरा। कवरकस ल्यूकोटा इकोफोरा। ओके, इसको 2-3 बार बोलेंगे तो इतना हो जाएगा कि आप ऑप्शन पर सही टिक कर देंगे। ल्यूकोटा इकोफोरा। और इसको क्या बोलते हैं? शिव की जटा। क्या बोलते हैं? शिव की जटा है। उसका कारण यह है, इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जड़ों के जो रोए हैं, उनमें क्या है? पानी वो स्टोर करते हैं। और साथ ही साथ जड़ें क्या है? एक बहुत बड़ी मिट्टी को उसमें क्या करते हैं? जकड़ लेती है। ठीक है? और रोए प्लस जो मिट्टी में जो टोटल पानी जो इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, बरसात वाला पानी, वह है करीब 3.5 घन मीटर। 3.5 घन मीटर। 3.5 घन मीटर आप समझ लीजिए, ये लगभग 1 मीटर। इतना ही और 3.5 कर लीजिए, उसका एक वो बना लीजिए घन। यानी कि आप ये समझ लीजिए 1, 2, 3, यानी कि एक कमरा, यानी कि लगभग एक कमरा, एक जो नॉर्मल हमारे कमरे होते हैं, एक कमरा जितना पानी, एक कमरे जितना पानी, ये क्या है? अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। और धीरे धीरे उसको आवश्यकता पड़ने पर क्या है? वो अपने आप रिलीज होता रहता है, और रिस कर पानी कहाँ? झरनों के रूप में नीचे आता रहता है। पीने के लिए मिलता है और खेती के लिए मिलता है। ठीक है? तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके पत्ते पशुओं को खिलाते हैं, और उसकी जैविक खाद भी बनती है। और अगर बात करें तो एक वयस्क जो वृक्ष है बांज का, एक वयस्क जवान वृक्ष जो है, लगभग आप ये समझ लीजिए पूरे अपने जीवन काल में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय लाभ पहुंचाता है। यस, 1.5 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय लाभ, पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बता ही दिया। और उपयोग इसके कई बार लकड़ी यूज करते हैं, जैसे कृषि में जो बहुत सारे उपकरण हैं वो कई बार इसके बना लिए जाते हैं, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्टिव में भी आप इसको लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है। अगर आप बड़ा एग्जाम दे रहे हैं कोई, तो बांज वृक्ष पूछ लेंगे, शीतोष्ण बता दीजिए, ये सब चीजें जो भी हैं आप उसमें अपने शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बातें हैं जो परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं की दृष्टि से। जैसे केदारनाथ वन्य जीव विहार 72 में पढ़ा था हमने। केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? 72 वन्य जीव विहार, ठीक है, जो 7 थे। केदारनाथ वन्य जीव विहार 72 में हुई, और विशेष रूप से कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई। कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई, कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए।
अगर पूछा जाए कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, कस्तूरी मृग अनुसंधान अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए मेहरुड़ी। मेहरुड़ी मतलब बागेश्वर। अगर मृग अनुसंधान पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मेहरुड़ी। यस, मेहरुड़ी बागेश्वर। और अगर प्रजनन पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए कांचुला खर्क चमोली। ओके, कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहां है बताइए जरा। यस, मेहरुड़ी। कहां? बागेश्वर। तो मेहरुड़ी भी आंसर आ सकता है, बागेश्वर भी आ सकता है। और अनुसंधान केंद्र की स्थापना 77। कब? रिप्लाई कीजिए एक बार। यस, 77, 77। प्रजनन केंद्र कांचुला खर्क चमोली, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्नो लेपर्ड सुरक्षा योजना ये कब चली? 90 से 91 के आसपास। 90 याद कर लीजिए, दोनों याद हो जाएंगे। स्नो लेपर्ड वाली, स्नो लेपर्ड 90 91, और टाइगर वॉच वाली 91 92, लगभग दोनों आसपास। राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1998 जो संशोधित है ये, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति संशोधित 1998 के अनुसार लगभग भारत में कितना वन होना चाहिए? 33%। कितना? 33%। पर्वतीय क्षेत्रों में 60% होना चाहिए, और जो मैदानी क्षेत्र है उसमें कितना होना चाहिए? 25%। याद कर लीजिए इसको भी। टोटल भारत में कितना होना चाहिए? यस, 33%। पर्वतीय क्षेत्रों में 60, मैदानी क्षेत्रों में रिप्लाई कीजिए यस। और हमारे उत्तराखंड में कितना है? यस, 71.05%। वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी, वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी, ठीक है। इनको वृक्ष मानव इसलिए बोलते हैं, इन्होंने अपने जीवन काल में हजारों पेड़ लगाए, हजारों से भी ज्यादा पेड़ लगाए, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? वृक्ष मानव। इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, तो इनको आसान करके लिखा है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इंडियन ड्रग दवाई, इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड पूछे तो कहां रिप्लाई होना चाहिए आपका? कौन सा? ऋषिकेश। इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। अगर ड्रग आया तो आंसर ऋषिकेश, और अगर मेडिसिन आ गया बीच में, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आ गया तो मोहान। कहा? मोहान। मोहान मीन्स अल्मोड़ा। अगर मेडिसिन आए तो मोहान, ड्रग आए तो ऋषिकेश। ओके, ड्रग आए तो रिप्लाई कीजिए, क्या रिप्लाई करेंगे बताइए? यस, ऋषिकेश। मेडिसिन, मेडिसिन मोहान, म से मेडिसिन, म से मोहान, याद हो जाएगा। अगर बीच में कहीं आयुर्वेदा आ गया, आयुर्वेदा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च, यानी कि आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं, जड़ी बूटियां, उनके रिसर्च के लिए, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन है। तो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च, ताड़ीखेत कहाँ है? अल्मोड़ा। तो आयुर्वेदा आए तो ताड़ीखेत, ड्रग आए तो रिप्लाई कीजिए ऋषिकेश, मेडिसिन आए तो बोलिए मोहान, अल्मोड़ा, आयुर्वेदा आए तो रिप्लाई ताड़ीखेत, अल्मोड़ा। और अगर ये ठीक है, अगर ये कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, ये है रानीखेत। आयुर्वेदा ताड़ीखेत, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत। ताड़ीखेत भी अल्मोड़ा में है, रानीखेत भी अल्मोड़ा में है। एक ये भेषज सहकारी संघ की स्थापना हुई थी 80 में, याद कर लीजिए इसको। कौन सा संघ? भेषज सहकारी संघ। रिप्लाई कीजिए एक बार, कौन सा संघ? यस, भेषज सहकारी संघ। इसका मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था इसका, जो पहाड़ी क्षेत्र में जो जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए, जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? भेषज सहकारी संघ। कब? 80 में। किसकी? रिप्लाई किसकी? यस, भेषज सहकारी संघ। और ये आपको मालूम ही है, कुमाऊं मंडल विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल में। और गढ़वाल मंडल का पौड़ी गढ़वाल में। ओके, तो अब मैं प्रश्न आपको बोल रहा हूं, फटाफट लिखिए।
उत्तराखंड में वनाच्छादन कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? उत्तराखंड में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितने प्रतिशत पर है तथा उसका क्षेत्रफल भी बताइए। प्रतिशत क्षेत्रफल भी बताना है और क्षेत्रफल भी बताना है वर्ग किलोमीटर में। सबसे ज्यादा मध्यम सघन वन कहां पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा खुले सघन वन कहां पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा अति सघन वन कहां पाए जाते हैं? यस, सर्वाधिक वन क्षेत्र किस नदी के बेसिन में है? प्रतिशत में बताइए। प्रतिशत में ब्रैकेट में लिख लेना, सर्वाधिक वन क्षेत्र किस नदी बेसिन में है। ठीक है, प्रतिशत में। ओके, तो प्रतिशत भी बताना है और उस नदी का नाम भी बताना है। आगे बढ़ते हैं। बांज वृक्ष का वानस्पतिक नाम बताइए। शिव की जटा किस वृक्ष को कहा जाता है? कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहां स्थित है? कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? वृक्ष मानव किस पर्यावरणविद को कहा जाता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ऑफ ड्रग रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च कहां पर स्थित है? भेषज सहकारी संघ की स्थापना कब हुई? देखिए, प्रश्न जो है अनिवार्य नहीं है आपको बोलना, ये सब आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, लेकिन आप जब प्रश्नों का उत्तर देंगे, प्रश्नों का जब उत्तर देंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया याद हो जाएगा, बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर, ये टॉपिक। ठीक है ना? तो हालांकि ऐसे भी समझ में आ रहा है सब बातें, लेकिन जब आप अपने हाथ से लिखेंगे ना आंसर तो सॉलिड हो जाएगा, मिस्टेक की कोई चांस ही नहीं रहेंगे। ओके, देखिए, आपको आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो आपको कुछ डिफरेंट, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा यही है हमारा। ठीक है, जो भी करो, जितना भी करो, सॉलिड करो। बहुत सारा अध कचरा करने से अच्छा है जितना करो सॉलिड करो। ठीक है ना, ताकि आप रिवीजन भी कर पाओ अच्छे से। हाँ, लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, देखिए, आपकी जो सफलता है, सफलता के लिए ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत की परीक्षा होती है, आपकी ब्रिलियंटनेस की परीक्षा होती है, आपकी इंटेलिजेंस की परीक्षा होती है। केवल मेहनत, ब्रिलियंटनेस, इंटेलिजेंस की परीक्षा तो होती है, इसके साथ साथ सफलता के लिए इसके साथ साथ सबसे बड़ी परीक्षा जो होती है आपके धैर्य की होती है। बात समझ में आई? सबसे बड़ी परीक्षा आपके धैर्य की है। आप निराश बिल्कुल ना हो, निराश बिल्कुल ना हो आप, बिल्कुल। वैकेंसी देर में आ रही है, रिजल्ट देर में आ रहा है किन्हीं भी कारणों से, लेकिन आपको क्या है, धैर्य बनाए रखना है और कोशिश करते रहना है। और जिस दिन आप इस धैर्य की परीक्षा में पास हो जाओगे, उस दिन आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा और आप एक सफल व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाओगे। और वो लोगों को भी अपने अनुभव से बहुत कुछ सिखा पाओगे, विशेष रूप से जूनियर लोग, जो जूनियर बच्चे हैं या किशोरावस्था वाले हैं, उनको आप बता पाओगे, अपने अनुभव शेयर कर पाओगे, और शेयर करने भी चाहिए। तो ठीक है, इसी के साथ आज के वीडियो का समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ, और इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।